हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं नाटककार जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित अजातशत्रु नाटक के सारांश को लेकर के उपस्थित हूँ। आप सभी जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य में एक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। उन्होंने कुल 13 नाटक की रचना की है। उनका प्रथम नाटक सज्जन है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1910 है। ध्रुव स्वामिनी उनका अंतिम नाटक है, जो सन 1933 में प्रकाशित हुआ। अजातशत्रु नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1922। उनके प्राय सभी नाटक ऐतिहासिक हैं, जो बौद्धकालीन वातावरण को भी प्रस्तुत करते हैं। उन पर बौद्धिक वातावरण की छाप है। तो चलिए आरंभ करती हूँ अजातशत्रु नाटक का सारांश। हमेशा की तरह मैं सारी बातों को आप लोगों के समक्ष लिखकर प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि मेरा यह मानना है जितना पढ़ाई ज़रूरी है उतना लिखना भी ज़रूरी है। इसीलिए आज जो भी मैं समझा रही हूँ, जो कुछ भी बतला रही हूँ, आप वीडियो देखने के बाद आप सारी बातों को लिख लेंगे। लिखने का अभ्यास हमेशा बनाए रखें, क्योंकि लिखने के अनेकों फ़ायदे हैं। आपको सारे विषय जो हैं वो जल्दी याद हो जाएंगे, आपकी हैंडराइटिंग भी सुधर जाएगी, आप स्पेलिंग संबंधी गलतियों को कम करेंगे। इन सारे फायदों को ध्यान में रखकर आप लिखने का अभ्यास हमेशा बनाए रखें। चलिए आरंभ करती हूँ। अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद सारांश। अजातशत्रु नाटक नाटककार जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ऐतिहासिक नाटक है। प्रसाद जी के नाटकों की कथा की यह विशेषता है इतिहास तथा कल्पना का सुंदर समन्वय। यानी इनके नाटक इतिहास की पृष्ठभूमि पर भले ही लिखे गए हों, लेकिन इन्होंने कल्पना का भी योग किया है। अजातशत्रु नाटक की कथा में भी इतिहास तथा कल्पना का अद्भुत मेल है। तो जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों की जो विशेषता रही है इतिहास और कल्पना का समन्वय, यह उनके अजातशत्रु नाटक में भी दिखाई देता है। इस नाटक की संपूर्ण कथा 3 अंकों में विभक्त है। देखिए, इसे आप ध्यान रखिएगा कि अजातशत्रु नाटक में जो कथा है उस कथा को 3 अंकों में बांटा गया है। साथ ही इस नाटक की कथा भी 3 राज्यों से संबंधित है। वह 3 राज्य है मगध, कोसल और कौशाम्बी। तो यह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जिस तरह से अजातशत्रु नाटक की कथा को 3 अंकों में विभक्त किया गया है, इसकी कथा भी 3 राज्यों से संबंधित है। और वे राज्य क्या क्या हैं? मगध है, कौशल है और कौशाम्बी है। इसे आप हमेशा याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम अजातशत्रु नाटक में जिन पात्रों की योजना प्रसाद जी ने की है उसका एक परिचय जान लें। तो आप एक ऐतिहासिक नाटक को पढ़ रहे हैं, एक इतिहास को जान रहे हैं, तो हमारे लिए ये सबसे ज़रूरी बात है कि उन्होंने जिन पात्रों की योजना इस नाटक में की है उन पात्रों का परिचय भी हम पाएं, उन पात्रों के बारे में भी जानें। क्योंकि अगर आप पात्रों को नहीं जानेंगे, पात्रों का परिचय नहीं प्राप्त करेंगे, तो आपको नाटक की कथा बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो नाटक की कथा को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको पात्रों की जानकारी होनी आवश्यक है, पात्रों के नाम को जानना आवश्यक है, वो पात्र कौन हैं यह भी जानना आवश्यक है। तो हम लोग एक नज़र पात्रों के परिचय पर भी दें। तो सबसे पहले मगध। मगध में कौन है? बिंबिसार। बिंबिसार है कौन? देखिए, मगध का सम्राट। यानी बिंबिसार कौन थे? मगध के सम्राट हैं। और किस वंश के थे ये भी देख लीजिए, हर्यक वंश। आप लोगों ने इतिहास में भी पढ़ा होगा कि बिंबिसार जो था हर्यक वंश का राजा था। अजातशत्रु राजकुमार कुणिक एक अन्य नाम भी है। तो ये अजातशत्रु जिसके नाम से ये नाटक है वो किसका पुत्र है? बिंबिसार का पुत्र है, इसलिए उसे राजकुमार कहा गया। और उसका एक अन्य नाम कुणिक भी है। पद्मावती राजकुमारी है। यानी बिंबिसार का एक पुत्र हुआ अजातशत्रु और एक पुत्री कौन है? पद्मावती। वासवी बड़ी रानी, छलना छोटी रानी, यह राजमाता है। और जीवक कौन है? राज्यवैद है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि बिंबिसार, उसकी 2 रानी, बड़ी रानी है वासवी, छोटी रानी है छलना। और छलना को कहा गया है राजमाता। इसका मतलब क्या है? ये छलना का ही पुत्र है अजातशत्रु, क्योंकि जिसको युवराज बनाया जाता है उसकी माँ ही राजमाता भी होती है।
तो अजातशत्रु चूंकि राज्य का उत्तराधिकारी है, इसलिए राजमाता तब कौन हो गई? छलना जो है, जो छोटी रानी है बिंबिसार की, वही राजमाता है। इसे आप याद रखिएगा। अब देखिए कोसल राज्य। कोसल राज्य के राजा कौन है? प्रसेनजीत। विरुद्धक राजकुमार है, यानी प्रसेनजीत का पुत्र कौन है? विरुद्धक है। शैलेंद्र डाकू, बाद में यह डाकू बन जाता है, उस समय इसका नाम है क्या? शैलेंद्र। वजीरा, वजीरा कौन है? राजकुमारी, यानी प्रसेनजीत के भी एक पुत्र है विरुद्धक और एक पुत्री कौन है? बाजीरा। शक्तिमती यानी महामाया, यह है रानी। तो रानी ये कौन थी? पहले दासी पुत्री साक्य कुमारी, यानी साक्य वंश की है। बंधुल सेनापति है। मल्लिका सेनापति बंधुल की पत्नी। सुदत्त है कोषाध्यक्ष। ये दीर्घाकारायण सेनापति बंधुल का भांजा है। यानी कौशल में कौन हो गए? राजा हो गए प्रसेनजीत, राजकुमार हो गया विरुद्धक। इसे आप हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए कौसंबी। कौसंबी का राजा कौन है? उदयन है। उदयन कौन है? वहाँ का सम्राट है। लेकिन इसके साथ ही साथ क्या है? देखिए बिंबिसार का जमाता, यानी जमाता माने जमाई। तो ये बिंबिसार का जमाई कैसे बना? यानी इसका विवाह किसके साथ हुआ है? बिंबिसार की पुत्री के साथ हुआ। तो बिंबिसार की पुत्री कौन है? पद्मावती। तो पद्मावती कौन हो गई? उदयन की रानी और सम्राट बिंबिसार की पुत्री। वासवदत्ता उज्जैनी की राजकुमारी तथा सम्राट उदयन की रानी। मागंधी श्यामा नाम है इसका एक और नाम। आम्रपाली सम्राट उदयन की रानी। वसंतक है सभा का विदूषक। विदूषक कहते हैं जो हंसाने का कार्य करता है। तो यहाँ पर देखिए उदयन की कितनी रानी हो गई? पद्मावती, वासवदत्ता और मागंधी, ये 3 रानी है। अन्य पात्र कौन कौन है? देखिए एक है गौतम। गौतम यानी महात्मा बुद्ध। आनंद जो है शिष्य है, महात्मा बुद्ध के शिष्य। देवदत्त कौन है? भिक्षु, लेकिन गौतम का प्रतिद्वंदी है। और समुद्रदत्त है देवदत्त का शिष्य, यानी इसी देवदत्त का शिष्य कौन है? समुद्रदत्त। और गौतम का शिष्य कौन है? आनंद। तो ये है पात्र का परिचय, इसे आप हमेशा याद रखिएगा। यानी इस कहानी में 3 राज्य है तो 3 सम्राट भी हैं। एक सम्राट है बिंबिसार, दूसरा है प्रसेनजीत और तीसरा है उदयन। इस तरह से आप सारे पात्रों का नाम याद रखिए। जैसे बिंबिसार का पुत्र जो है वो अजातशत्रु है। प्रसेनजीत का पुत्र कौन है? विरुद्धक है। तो इस तरह से आप सारे पात्रों को अगर आप खूब ध्यान से पढ़िए, खूब अच्छी तरह से समझ के पढ़िएगा, देखिएगा आपको पात्रों के सारे नाम याद हो जाएंगे और ये कौन कौन है इनका भी परिचय आपको मिल जाएगा। तो अब चलिए इसकी कथा क्या है इस पर एक नज़र डालें। अजातशत्रु नाटक की कथा की यह विशेषता है कि विरोध से ही कथा का आरंभ होता है और पूरे नाटक में इस विरोध का विस्तार दिखलाया गया है, परंतु अंत में विरोध का पराभव होता है, यानी अंत होता है। यानी अजातशत्रु नाटक में जिस कथा को प्रस्तुत किया गया है उस कथा के आरंभ में ही हम लोग क्या देखते हैं? विरोध, यानी एक विद्रोह की भावना। और पूरे कथा में इस विरोध का जो है विस्तार होता है। कहानी में यह विरोध फैलता जाता है, लेकिन अंत में इस विरोध का समन होता है, पराभव होता है, यानी अंत हो जाता है, विरोध खत्म हो जाता है। आरंभ में विरोध आरंभ हुआ, मध्य में इसका विस्तार हुआ और अंत में इस विरोध का अंत हो गया। विरोध की अग्नि प्रज्वलित होती है मगध में। राजमाता छलना के आश्रय में रहकर मगध का राजकुमार अजातशत्रु का स्वभाव क्रूर तथा हिंसक हो गया है। उसके हृदय से दया भाव मानो लुप्त ही हो गया हो। वह इतना क्रूर बन गया है कि उसके आदेश पर शिकारी तथा काशी दंडनायक लुब्धक हिरण का शिकार न करने के कारण वह उस पर सिर्फ क्रोधित ही नहीं होता है बल्कि उन्हें दंड भी देता है। उसके इस दुर्व्यवहार तथा क्रूरता को देखकर उसकी बहन या राजकुमारी पद्मावती तथा रानी बासवी उसे समझाती है, कुमार्ग से सुमार्ग पर लाने की कोशिश करती है, पर वह सफल नहीं हो पाती है। तो इस तरह से इसकी जो कथा है इसमें 3 राज्य का उल्लेख है। तो सबसे पहले हम लोग मगध का वर्णन पढ़ रहे हैं। तो मगध में राजा कौन है? बिंबिसार और उसका पुत्र है अजातशत्रु। अजातशत्रु अपनी राजमाता छलना के आश्रय से, प्रश्रय से क्रूर और हिंसक बन गया है और उसके इस हिंसक स्वभाव को, उसके इस क्रूर स्वभाव को बदलने का प्रयास कौन करती है? राजकुमारी पद्मावती और रानी बासवी। उन्हें तरह तरह से समझाती है, उसे सुमार्ग पर लाना चाहती है, लेकिन उनका प्रयास निष्फल हो जाता है, बेकार हो जाता है। अजातशत्रु
पद्मावती की बात सुनता है, ना ही रानी बासवी की ही बात सुनता है। महात्मा बुद्ध से प्रभावित मगध सम्राट बिंबिसार उनके सलाह पर भोग विलास ऐश्वर्य वैभव का जीवन त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम में जाने के इच्छुक हैं। अतः ऐसे में वे राजकुमार अजातशत्रु को सम्राट यानी राजा घोषित करते हैं। ऐसे भी मगध सम्राट बिंबिसार अपने पुत्र के उदंड व्यवहार तथा अपनी छोटी रानी छलना के अधिकार लिप्सा, षड्यंत्र, कुमंत्रणा को देखकर जीवन से उदासीन रहते थे। तो महात्मा बुद्ध ने बिंबिसार को यह सलाह दिया कि वे जो है अपने भोग विलास, आनंद, ऐश्वर्य की जिंदगी का परित्याग करें और पूरा राज्यभार जो है वो अजातशत्रु को सौंप दे। महात्मा बुद्ध के इस सलाह पर बिंबिसार जो है अजातशत्रु को राजा घोषित करते हैं। ऐसे भी बिंबिसार जो है रानी छलना के दुर्व्यवहार के कारण, उनकी कुमंत्रणा के कारण, उनके षड्यंत्र के कारण वे राज्य कार्य से उदासीन रहते थे। वो अपने जीवन से ही उदासीन रहते थे। राज्य की सारी आय अजातशत्रु को दे दी जाती है। सिर्फ रानी बासवी के कहने पर काशी राज्य की आय अजातशत्रु को नहीं दी गई। बिंबिसार ने जब अजातशत्रु को राजा घोषित कर दिया तो राज्य की सारी आय भी अजातशत्रु को सौंप दी। सिर्फ काशी की आय को उन्होंने रानी बासवी के कहने पर अजातशत्रु को नहीं दिया। तो रानी बासवी ने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे कारण है। रानी बासवी का यह कहना कि काशी राज्य की आय को वन में उनके निर्वाह हेतु रख दिया जाए। बिंबिसार ऐसा ही करते हैं। तो बिंबिसार ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि रानी बासवी ने उन्हें सलाह दी कि जब वे वानप्रस्थ को जाएंगे, जब वे वन में निर्वाह करेंगे, तो उसके लिए काशी की आय को अलग से रख दिया जाए। रानी बासवी के इस सलाह को बिंबिसार मानते हैं और ऐसा ही करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि समुद्रदत्त अजातशत्रु को भड़काता है। इसका परिणाम यह होता है कि समुद्रदत्त जो है वो अजातशत्रु को बिंबिसार के खिलाफ भड़काता है। विरोध की जो अग्नि मगध में प्रज्वलित हुई उसकी प्रचंडता कौशल राज्य में दिखाई पड़ती है। तो अब जो यहाँ पर विद्रोह दिखाई दे रहा है कि अजातशत्रु के मन में अपने पिता बिंबिसार के लिए जो विरोध है, ये जो विरोध की आग है, यह आग सिर्फ मगध में ही नहीं है, इसकी ज्वाला जो है कौशल राज्य में भी पहुंचती है। तो यहाँ तक क्या है मगध का वर्णन। अब चलिए कौशल राज्य में क्या होता है ये देखते हैं। मगध सम्राट बिंबिसार के वनगमन तथा राजकुमार अजातशत्रु के सम्राट बन जाने की सूचना कौशल नरेश प्रसेनजीत को मिलती है तो भरी सभा में इस घटना को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। जब यह खबर कौशल राज्य में पहुंचती है कि बिंबिसार वनगमन किए हैं और अजातशत्रु को राजा घोषित किया गया है, तो राजा प्रसेनजीत इस बात का उल्लेख जो है अपने भरी सभा में करते हैं। तो भरे सभा में इस बात को लेकर के विवाद खड़ा हो जाता है। तो क्या विवाद है देखिए। कौशल राजकुमार विरुद्धक अजातशत्रु के पक्ष में अपना समर्थन देता है। फलस्वरूप राजा प्रसेनजीत क्रोधित होकर उसे युवराज पद से बेदखल या निष्कासित कर देते हैं। अब तो जैसे ही इसको लेकर विवाद होता है, राजकुमार विरुद्धक जो हैं वो अजातशत्रु का पक्ष लेता है। इस बात से राजा प्रसेनजीत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में विरुद्धक को युवराज पद से निष्कासित कर देते हैं। शक्तिमती यानी विरुद्धक की माता अपने पुत्र का पक्ष लेकर युद्ध तथा शक्ति के बल पर राजा बनने की सलाह देती है, अर्थात राजा के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाती है। विरुद्धक राज्य का त्याग कर डाकू बन जाता है और यहाँ उसका नाम क्या पड़ गया, शैलेंद्र डाकू। तो शक्तिमती विरुद्धक की माता है, वो क्या करती है, अपने पुत्र का पक्ष लेती है और उसे उकसाती है कि वो अपने पिता के खिलाफ शक्ति और बल का प्रयोग करे, विद्रोह करे। युवराज जो विरुद्धक था, तो विरुद्धक क्या करता है, अपने राज्य का परित्याग करता है और इस तरह से वो डाकू बन जाता है। तो यह है कौशल राज्य में विद्रोह की ज्वाला। अब देखते हैं कौशाम्बी राज्य में क्या घटना घटित हो रही है। कौशाम्बी राज्य में महात्मा बुद्ध पधारते हैं, अतः कौशाम्बी की राजा उदयन और रानी पद्मावती बुद्ध का स्वागत सत्कार करते हैं और उनका प्रवचन अर्थात उपदेश भी सुनते हैं। विरोध की जो अग्नि मगध में प्रज्वलित हुई उसकी लपट कौशाम्बी तक भी पहुंचती है। तो कौशाम्बी में क्या देख रहे हैं, महात्मा बुद्ध जो है पधारे हैं। राजा उदयन अपनी पत्नी यानी रानी पद्मावती के साथ स्वागत सत्कार के लिए वहाँ पहुँचते हैं और उनका प्रवचन उपदेश सुनते हैं।
तो मगध की जो ज्वाला थी, विरोध की जो ज्वाला थी, वो कौशल के पहुंची और ये ज्वाला कहाँ तक पहुंचती है? कौशाम्बी तक भी पहुंचती है। तो मागंधी कौन है? तो मागंधी भी राजा उदयन की रानी है। तो मागंधी दुष्ट प्रकृति की है, वह पद्मावती पर नाराज हो जाती है और राजा उदयन को रानी पद्मावती के विरुद्ध भड़काती है। तो दुष्ट प्रकृति के होने के कारण मागंधी जो है पद्मावती पर नाराज रहती है। वह उदयन को पद्मावती के खिलाफ हमेशा भड़काती है, षड्यंत्र करती है। तो क्या षड्यंत्र है? देखिए, वह एक षड्यंत्र रचती है। वह राजा उदयन को संगीत सुनाने का निवेदन करती है। उसकी दासी नवीना रानी पद्मावती के महल से वीणा मंगवाती है। जब उदयन वीणा बजाने लगते हैं तो उस वीणा से एक सांप निकलता है और यह कार्य दासी नवीना ने किया है, पर राजा उदयन रानी पद्मावती पर नाराज हो जाते हैं। तो मागंधी जो है वो राजा उदयन से निवेदन करती है कि वो एक संगीत सुनाए, जिसके लिए वीणा रानी पद्मावती के महल से लाया जाता है और वीणा को लाने वाली होती है उसकी दासी नवीना। जब उदयन वीणा को बजाते हैं तो देखा जाता है उस वीणा से एक सांप निकलता है। इस बात पर जो सम्राट उदयन है काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं। ये सारा षड्यंत्र जो है मागंधी ने रचा है और यह कार्य को अंजाम किसने दिया? नवीना ने। लेकिन राजा उदयन जो है वो पद्मावती पर ही क्रोधित होते हैं, उस पर ही अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। जब महात्मा बुद्ध वापस लौटते हैं तो महल में आग लगने पर नवीना उस आग में जलकर भस्म हो जाती है। उसे अपने किए कर्म की सजा मिल जाती है। षड्यंत्र का भेद खुलने पर उदयन को पछतावा होता है, अतः अपनी रानी वासुदत्ता के कहने पर पद्मावती से क्षमा मांग लेते हैं। इसके बाद की घटना है कि महात्मा बुद्ध पुनः वापस आते हैं। तो ऐसे समय में महल में आग लग गई। आग लगने से जो दासी नवीना थी वो जलकर भस्म हो गई। एक तरह से देखा जाए तो दासी नवीना को उसके कर्म की सजा मिल गई। षड्यंत्र का सारा भेद खुलने पर उदयन को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और रानी वासवदत्ता के कहने पर जो राजा उदयन है वो अपनी रानी पद्मावती से क्षमा भी मांग लेता है। इधर विरुद्धक अजातशत्रु से समझौता करता है जिससे वह विरुद्धक को राजा बनाने में सहायता करे। अब एक तरफ क्या घटना कर रही है कि विरुद्धक तो कौशल राज्य को छोड़कर चला गया और अजातशत्रु भी अपने पिता के खिलाफ है। तो विरुद्धक जाकर के अजातशत्रु से मिल जाता है, उससे समझौता करता है। किस बात को लेकर? कि अजातशत्रु जो है विरुद्धक को राजा बनने में सहायता करे। अजातशत्रु के साथ मिलकर विरुद्धक कौशल राज्य पर आक्रमण करता है, पर अजातशत्रु कौशल नरेश प्रसेनजीत द्वारा बंदी बना लिया जाता है। बंदी गृह में कौशल राजकुमारी बाजीरा अजातशत्रु के संपर्क में आती है तो वे दोनों विवाह का निश्चय कर लेते हैं। अब विरुद्धक और अजातशत्रु दोनों मिल गए और विरुद्धक ने अजातशत्रु से इस बात पर समझौता किया कि वे उसे राजा बनने में उसकी सहायता करेंगे। इसलिए अजातशत्रु विरुद्धक के साथ मिलकर कौशल राज्य पर आक्रमण करता है। लेकिन राजा प्रसेनजीत जो है वो अजातशत्रु को बंदी बना लेते हैं और बंदी गृह में डाल देते हैं। बंदी गृह में कौशल राजकुमारी बाजीरा जो है वो अजातशत्रु से मिलती है, उसके संपर्क में आती है और दोनों ही विवाह सूत्र में बंधने का निश्चय करते हैं। जब रानी छलना के पास उसके पुत्र अजातशत्रु के बंदी बना लिए जाने की सूचना मिलती है तो रानी बासवी के समक्ष अपने सारे अपराधों को स्वीकार करती है। तो अब क्या होता है देखिए, अजातशत्रु जब बंदी गृह में बंदी हो गए तो यह सूचना जो है मगध पहुंचती है। तो रानी छलना जो है अपने किए पर पछताती है और अपने सारे अपराध को स्वीकार करती है। किसके समक्ष? रानी बासवी के समक्ष। बासवी कौशल नरेश प्रसेनजीत से आग्रह कर अजातशत्रु को बंदी गृह से मुक्त कराने में सफल होती है। साथ ही वे अजातशत्रु तथा बाजीरा के विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। रानी छलना के साथ साथ अजातशत्रु को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपने सारे अपराधों की माफ़ी रानी बासवी से मांगता है। तो जिस प्रकार रानी छलना ने बासवी से सारे अपराधों की क्षमा मांगी तो रानी बासवी ने भी कौशल राजा प्रसेनजीत से आग्रह किया कि वे अजातशत्रु को मुक्त कर दे। वासवी के आग्रह को राजा प्रसेनजीत स्वीकार करते हैं और अजातशत्रु को मुक्त कर देते हैं और बाजीरा और अजातशत्रु के विवाह का भी निश्चय करते हैं। ऐसे समय में अजातशत्रु को भी अपनी सारी गलती पर पछतावा होता है। वे अपनी गलती की क्षमा जो है वो रानी बासवी से मांगते हैं। दूसरी तरफ विरुद्धक मल्लिका से मिलता है जो सेनापति बंदुल की पत्नी है जिसकी हत्या विरुद्धक ने की थी। इसके बावजूद मल्लिका घायल विरुद्धक का उपचार करती है। तो अब एक और घटना है कि विरुद्धक ने किसकी हत्या की? सेनापति
बंदुल की हत्या की। इसके बावजूद भी मल्लिका जो है विरुद्धक की सहायता करती है और उसके घायल अवस्था में उसका उपचार करती है। वह विरुद्धक को यह सुझाव देती है कि वह अपने पिता से माफ़ी या क्षमा मांग ले, और मल्लिका ही विरुद्धक को यह प्रस्ताव देती है, यह सुझाव देती है कि वह अपने पिता से माफ़ी मांग ले। शक्तिमती कौन है? विरुद्धक की माता भी अपनी भूल तथा बर्बरतापूर्ण अपराध के लिए मल्लिका से क्षमा मांगती है। तो सिर्फ जो विरुद्धक है वही राजा प्रसेनजीत से क्षमा नहीं मांगते, बल्कि जो शक्तिमती है वह भी अपनी भूल के लिए क्षमा मांगती है। कौशल नरेश प्रसेनजीत मल्लिका के आग्रह पर विरुद्धक और शक्तिमती को क्षमा कर देते हैं। इसके साथ ही महात्मा बुद्ध के सुझाव पर विरुद्धक को राजा घोषित करते हैं। तो कौशल नरेश जो है मल्लिका के कहने पर राजकुमार विरुद्धक, शक्तिमती दोनों को ही क्षमा करते हैं, और महात्मा बुद्ध के आदेश पर, उनके सुझाव पर जो राजा प्रसेनजीत थे वे विरुद्धक को राजा घोषित करते हैं। तो इस प्रकार तीनों राज्य की जो कहानी है, मगध, कौशल और कौशाम्बी, ये तीनों राज्य की कहानी जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसके पात्र जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इस प्रकार जो है अजातशत्रु की कथा जो है आगे बढ़ती है और अपने चरम सीमा तक पहुंचती है। विरोध की जो अग्नि हम मगध में देख रहे हैं, वह विरोध की ज्वाला ठीक इसी प्रकार कौशल पहुंचती है, कौशल से कौशाम्बी पहुंचती है, और धीरे धीरे इस विरोध का अंत होता है। और सभी पात्र जो हैं वे आदर्श पथ को अपनाते हैं। सभी पात्र आदर्श को लेकर के चलना आरंभ करते हैं, जैसे कि अजातशत्रु, विरुद्धक, रानी छलना, शक्तिमती इत्यादि। इस प्रकार अजातशत्रु नाटक का मूल अंतर्द्वंद है। नाटक के प्रथम अंक में विरोध की अग्नि प्रज्वलित है, अर्थात प्रथम अंक विरोधाभास से आप्लावित या पूर्ण है। द्वितीय अंक में इसी विरोध भावना का विकास होता है और यह अपने चरम सीमा पर दिखाई देती है। तृतीय अंक में हम देखते हैं कि विरोध का शमन होता है। प्रत्येक विरोधी या विरोधी दल अपने अहंकार, अपराध, पापपूर्ण कृत्य पर पश्चाताप करता है और इसके साथ ही अपनी भूल को सुधार कर आदर्श पथ पर चलना चाहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अजातशत्रु नाटक में 3 अंक है। प्रथम अंक में विरोध की ज्वाला भड़कती है, द्वितीय अंक में विरोध का विकास होता है, चरम सीमा पर विरोध पहुंचता है, और तृतीय अंक में आकर विरोध का शमन होता है। और जो भी पात्र गलत रास्ते को अपनाए थे, जो भी पात्र षड्यंत्र कर रहे थे, ये सारे पात्र जो है अपने पापपूर्ण कृत्य को, अपने अपराध को, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी होते हैं और आदर्श पथ को अपनाते हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति का चित्रण, अतीत के गौरवमय इतिहास का वर्णन करते हुए वर्तमान को सुंदर गौरवपूर्ण बनाने की प्रेरणा अजातशत्रु नाटक से मिलती है। अतः इस नाटक की प्रासंगिकता आज भी है। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं इस नाटक में, कि इस नाटक में भारतीय प्राचीन संस्कृति का चित्रण है, प्राचीन भारतीय इतिहास के गौरव का चित्रण है, और नाटककार ने इस उद्देश्य से इसका चित्रण किया है कि इससे हम प्रेरणा लेकर हम अपने वर्तमान को भी गौरवमय बना सकें। इसीलिए इस नाटक की प्रासंगिकता आज भी है। तो उम्मीद करती हूँ कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित अजातशत्रु नाटक का सारांश मैंने जिस तरह से समझाया है, इसकी कथा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर भी अवश्य करें, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।